सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 7 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, यूएस अलाउज इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। तो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने फ्राइडे को एक स्पेशल ऑर्डर इशू किया जिसके तहत इंडिया को 30 दिन के लिए रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की टेम्परेरी परमिशन दी गई है। एनालिस्ट के मुताबिक इस डिसीजन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करना और इंडिया जैसे ऑयल डिपेंडेंट जो कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई डिसरप्शन से बचाना। तो इस वक्त जो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर काफ़ी प्रेशर है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है, जिससे जो ऑयल टैंकर्स के मूवमेंट पर का जो रिस्क है वो बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो एक वीक में 20% से बढ़कर $88 पर बैरल तक पहुंच गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, क्योंकि इंडिया के टोटल ऑयल जो इंपोर्ट्स होते हैं उसमें 55% से ज़्यादा हिस्सा जो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है इसी रूट से आता है। और अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो इंडिया के ऑयल इंपोर्ट बिल पर भी सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट सोर्सेज ने ये भी क्लियर किया है कि अब जो रशियन ऑयल है पहले की तरह डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चाइना भी एग्रेसिवली रशियन ऑयल ख़रीद रहा है। और डेटा के मुताबिक जनवरी 2026 में इंडिया ने रशिया से लगभग $1.98 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो पिछले 44 मंथ्स में सबसे लो लेवल था। और इसी वजह से इंडिया के जो टोटल ऑयल इंपोर्ट में रशिया का शेयर भी गिरकर लगभग 19.3% हो गया, जबकि मई 2025 में 33% शेयर था। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं $90 पर बैरल तक पहुंच जाता है तो इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगभग 1.4% तक पहुंच सकता है। और जो रुपी है वो 95 रुपीज़ पर डॉलर तक जो है वीक हो सकता है। मूडीज़ के अकॉर्डिंग महंगा ऑयल इंडिया के लिए इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है, रुपी को वीक कर सकता है और गवर्नमेंट को फ्यूल सब्सिडीज़ अपनी बढ़ानी पड़ सकती हैं। तो इसके साथ यूएस भी चाहता है कि इंडिया ग्रेजुअली अमेरिकन ऑयल जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ाए। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 की बात करें, इसके बीच इंडिया ने यूएस से लगभग $11.6 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 32% ज़्यादा है। और ओवरऑल ये सिचुएशन दिखाती है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है और एनर्जी सिक्योरिटी अब इंडिया के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक मेजर चैलेंज बन चुकी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश प्लान्स सोशल मीडिया बैन फॉर चिल्ड्रन। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बच्चों पर सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शंस लाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मोबाइल फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ के जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम किया जा सके। तो कर्नाटका ने अपने स्टेट बजट के दौरान अनाउंस किया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन प्रपोज किया जाएगा। और आंध्र प्रदेश के सीएम ने असेंबली में कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अगले 90 डेज के अंदर लागू किया जा सकता है सोशल मीडिया बैन। और गवर्नमेंट 13 to 16 ईयर की एज ग्रुप के लिए अलग से रेगुलेशन पर विचार कर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर दिसंबर 2025 में 16 साल से जो कम के जो बच्चे उनके लिए सिमिलर सोशल मीडिया बैन लॉ पास किया था। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, साइंटिस्ट डिप्लोमेट्स मस्ट डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो पहले देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग क्या चीज़ है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक एडवांस टाइप का कंप्यूटिंग सिस्टम है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। और ये ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर्स हैं उनसे बिल्कुल अलग तरीके से कैलकुलेशन करता है। कि नॉर्मल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं कि वो बिट्स का यूज़ करते हैं, बिट्स की वैल्यू हमें या तो सिर्फ 0 हो सकती है या 1 हो सकती है एक टाइम पे। क्वांटम कंप्यूटर्स यहाँ पर क्यूबिट्स में काम करते हैं, ना कि बिट्स में। क्यूबिट एक ही टाइम पे 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है एट द सेम टाइम। इसे सुपर इम्पोजिशन भी बोलते हैं। और इसी वजह से जो क्वांटम कंप्यूटर में बहुत सारी कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स कुछ प्रॉब्लम्स को नॉर्मल कंप्यूटर से हज़ारों या लाखों गुना फास्ट सॉल्व करते हैं। तो जिसका यूज़ बेसिकली ड्रग डिस्कवरी, क्लाइमेट मॉडलिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में किया जा सकता है। तो उसी को लेके यहाँ पर जेनेवा साइंस एंड डिप्लोमेसी एंटिसिपेटर की डायरेक्टर जनरल का कहना है कि क्वांटम कंप्यूटिंग अभी डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी से ही साइंटिस्ट और डिप्लोमेट को मिलकर गवर्नेंस फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल रूल्स इसके लिए तैयार कर लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी तब कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ हैं, पार्टनरशिप है, ग्लोबल कॉपरेशन के लिए रेडी होना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर बेसिकली ट्रेडिशनल कंप्यूटर से अलग होते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तेज़ी से सॉल्व होती हैं, लेकिन इससे साइबर सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो भी पैदा हो सकते हैं। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर इंडियाज़ वुमेन फार्मर्स।
तो यहाँ पर 8 मार्च 2026 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस साल का जो फोकस है वुमेन के इक्वल राइट्स और जस्टिस पर बेस्ड है। और साथ ही 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स भी मनाया जा रहा है। आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट है कि वुमेन फार्मर्स एग्रीकल्चर में बहुत कंट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन उन्हें लीगल और इकोनॉमिक रिकॉग्निशन यहाँ पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पहला बोलते हैं वुमेन फार्मर्स को लैंड राइट्स नहीं मिलते, यानी कि इंडिया में रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो लैंड और प्रॉपर्टी है मेंस के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। भले ही वुमेन जो है डेली फार्मिंग का काम करती हैं, सीड्स खरीदना, लेबर मैनेज करना, फार्मिंग डिसीजंस लेना, फिर भी उनके नाम पर लैंड टाइटल्स नहीं होते। इसी वजह से वुमेन को बहुत प्रॉब्लम होती है, बैंक लोन नहीं मिलता और क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिलता, गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता, इरिगेशन और टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं मिलता है। तो मतलब वुमेन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर टोटली इनविजिबल हो जाता है। सेकंड बोलते हैं कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर इंडिया में मेन सिटीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, इसी वजह से एग्रीकल्चर में वुमेन्स का रोल यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है और इस प्रोसेस को फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वुमेन पर यहाँ पर डबल बर्डन आ जाता है, फार्मिंग प्लस जो हाउस होल्ड का काम दोनों करना पड़ता है। उन्हें लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं मिलती है, इससे उनकी जो हेल्थ और न्यूट्रिशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पर थर्ड बोलते हैं कि वुमेन में जो माल न्यूट्रिशन है उसको लेके जो प्रॉब्लम बताई जा रही है कि इंडिया में वुमेन और गर्ल्स में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत हाई है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ वुमेन पर नहीं पड़ता बल्कि लो बर्थ वेट बेबीज़, चाइल्ड स्टंटिंग और पुअर डेवलपमेंट जैसे प्रॉब्लम भी होती हैं। तो आयरनी ये है कि जो देश जो है वुमेन को खाना प्रोड्यूस जो वुमेन्स देश के लिए खाना प्रोड्यूस करती हैं वही खुद न्यूट्रिशन डेफिशिएंट यहाँ पर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाती। फिर यहाँ पर फोर्थ बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स होने के बाद भी प्रॉब्लम है। इंडिया में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे लॉज हैं जो सब्सिडाइज फूड, मैटरनिटी बेनिफिट और न्यूट्रिशनल स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोस्टली सीरियल बेस्ड है, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स कम मिलते हैं और जो डिजिटाइजेशन से कुछ वुमेन एक्सक्लूड हो जाती हैं टेक्निकलिटीज़ की वजह से। तो इसीलिए लॉ में और ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो आर्टिकल के यहाँ पर 4 मेजर सॉल्यूशंस हैं कि वुमेन फार्मर्स को ऑफिशियली रिकॉग्निशन देना, यानी कि पॉलिसीज़ में वुमेन्स को फार्मर के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए ताकि उनके पास लैंड टाइटल्स, चाहे उनके पास लैंड टाइटल्स हो या फिर नहीं हो। सेकंड बोलते हैं कि यहाँ पर लैंड राइट्स स्ट्रेंथन करना, इनहेरिटेंस राइट्स इम्प्लीमेंट करना, हस्बैंड वाइफ जॉइंट लैंड टाइटल्स, वुमेन के नाम पर लैंड रजिस्ट्रेशन एनकरेज करा जाना। थर्ड बोलते हैं न्यूट्रिशन फोकस्ड एग्रीकल्चर, यानी फूड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर मिलेट्स, पल्सेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन फ्रूट्स को प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। फिर यहाँ पर फोर्थ बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग देना, यानी वुमेन फार्मर्स को यहाँ पर लेबर सेविंग टूल्स, फार्मिंग ट्रेनिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज और मार्केट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो इससे जो प्रोडक्टिविटी है और जो न्यूट्रिशन है दोनों ही वुमेन्स का इम्प्रूव होगा। तो अगर वुमेन्स को यहाँ पर ओवरऑल लैंड राइट्स, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और रिकॉग्निशन मिल जाए तो वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसीलिए वुमेन्स को एग्रीकल्चर के सेंटर में रखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंसिंग इनोवेशन विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। तो यहाँ पर आर्टिकल का मेन फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वुमेन की डिजिटल सेफ्टी और एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ एक सीरियस कंसर्न्स भी हैं वुमेन के अगेंस्ट जो ऑनलाइन अब्यूज़ और डिजिटल वायलेंस। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे 2026 के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट एथिकल होना चाहिए और वुमेन की जो डिजिटल सेफ्टी है वो भी इंश्योर करनी चाहिए। फर्स्ट बोलते हैं कि वुमेन के खिलाफ जो ऑनलाइन अब्यूज़ है वो बढ़ रहा है। इंटरनेट एक्सेस बढ़ने के साथ वुमेन की ऑनलाइन हरासमेंट और अब्यूज़ को ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है उनको। रिसर्च के अकॉर्डिंग 16% से लेकर 58% वुमेन्स ऑनलाइन हरासमेंट जो है वो फेस कर चुकी हैं। डिजिटल वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि ऑफेंडर्स यहाँ पर जो रहते हैं वो एनोनिमस रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चलती। अब्यूज़ को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और जो डॉक्सिंग है, यानी कि डॉक्सिंग मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए डिजिटल वायलेंस को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है।
फिर यहाँ पर सेकंड बोलते हैं डीप फेक्स का बड़ा थ्रेट है। डीप फेक्स में यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ का सबसे डेंजरस एग्जांपल है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो बनाना, जिसमें किसी पर्सन को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उसने कुछ किया हो या बोला हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट यहाँ पर ग्रॉक का यूज़ करके वुमेंस की नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस बनाई जा रही हैं। ये वुमेन की रिपुटेशन, डिग्निटी और मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है। फिर यहाँ पर थर्ड बताते हैं, एक और सीरियस इशू है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। तो डेटा के अकॉर्डिंग जो एआई प्रोफेशनल्स में जो सिर्फ 22% वुमेंस हैं, सीनियर रोल्स में 14% से भी कम है। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल हैं मेंस डिज़ाइन करते हैं, वुमेन की एक्सपर्टीज़ और सेफ्टी कंसर्न्स इग्नोर हो जाते हैं इसमें। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन वुमेन का सजेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में ज़्यादा वुमेंस को इंक्लूड किया जाए। और फोर्थ बोलते हैं यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने रूल्स दिया है कि डीप फेक कंप्लेंट्स आने पर के 3 घंटे के अंदर कंटेंट रिमूव करना होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका काफ़ी ज़्यादा स्लो है और इसीलिए स्ट्रॉन्गर लॉज और फास्टर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पर फिफ्थ बोलते हैं कि डिजिटल सेफ्टी एजुकेशन, यानी कि आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है डिजिटल अवेयरनेस, क्योंकि इंटरनेट यूज़र्स का 1/3 जो हिस्सा है वो चिल्ड्रंस का है। इसीलिए स्कूल्स में बच्चों को सिखाना चाहिए यहाँ पर डिजिटल सेफ्टी, साइबर बुलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिस यूज़ है। तो जैसे फिजिकल सेफ्टी सिखाई जाती है वैसे डिजिटल सेफ्टी यहाँ पर सिखाई जानी चाहिए। तो बता दिया। अब इसके साथ इसका सोल्यूशन क्या है। तो आर्टिकल में 3 मेन सोल्यूशन दिए हैं। फर्स्ट है एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ को इंश्योर करना चाहिए उनका रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो, हार्मफुल कंटेंट का डिटेक्शन हो और क्विक रिमूवल सिस्टम यहाँ पर लगाया जाए। सेकंड बोलते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में वुमेन डेवलपर्स, रिसर्चर्स और डिसीजन मेकर्स को इंक्रीज़ करना होगा। थर्ड सजेशन बताते हैं स्ट्रॉन्ग लॉज एंड अवेयरनेस, यानी कि स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस होने चाहिए डीप फेक के अगेंस्ट, फास्टर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होना चाहिए इसके लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है, लेकिन अगर यहाँ पर एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्गर लॉज और वुमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए तो डिजिटल वर्ल्ड वुमेन के लिए सेफ़ और इंक्लूसिव यहाँ पर बनाया जा सकता है। और इंटरनेशनल वुमेन डे का मैसेज बेसिकली ये है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट जो है वो सबको मिले और वुमेन्स डिजिटल अब्यूज़ का विक्टिम ना बने। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर लोकसभा टू डिबेट रेजोल्यूशन ऑन द रिमूवल ऑफ स्पीकर। तो यहाँ पर लोकसभा में स्पीकर को रिमूव करने के लिए डिबेट होने वाली है। लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करने का प्रोसीजर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 94 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्पीकर को रिमूव करने के लिए लोकसभा में एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है और इसके लिए कम से कम 14 डेज़ का प्रायर नोटिस देना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर नोटिस एक्सेप्ट होने के बाद जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा एजेंडा में के डिबेट के लिए लिस्ट किया जाता है और जब स्पीकर के रिमूवल पर डिबेट हो रही होती है तो फिर स्पीकर इसको खुद चेयर नहीं करते, डिप्टी स्पीकर या फिर किसी और मेंबर को हाउस प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। फिर यहाँ पर मेंबर्स इस मोशन पर डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो स्पीकर को भी अपनी साइड डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। और उसके बाद अगर लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है कि टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की माइनस कोई भी वेकेंट सीट है, तो इसका जो है 50% प्लस 1, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है कि मान लीजिए अगर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 543 की है और इसमें से 3 सीट्स वेकेंट हैं, तो टोटल जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है 540। तो इसका 50% यानी कि 270 प्लस 1, ये जो है ये वोट्स अगर इतने आ जाते हैं तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास माना जाता है। और अगर ये पास हो जाता है तो स्पीकर ऑफिस से रिमूव हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि डिबेट के दौरान अगर स्पीकर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वोटिंग में टाई हो जाता है तो यहाँ पर कास्टिंग वोट वो नहीं कर सकते। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान असेंबली पासेस बिल टू रेगुलेट प्रॉपर्टी सेल्स इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो यहाँ पर राजस्थान ने एक बिल पास किया जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम द प्रीमाइसेस इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल 2026।
ये लॉ बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी लोकेलिटी को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है अगर वहाँ पे कम्युनल टेंशन, राइट्स या किसी भी कम्युनिटी का एक्सेसिव क्लटरिंग होने का रिस्क हो। तो ऐसे एरियाज़ में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले बेसिकली गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, वरना फिर ट्रांजैक्शन इनवैलिड माना जाएगा। और अगर कोई रूल वायलेट करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की जेल और कम से कम 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है। तो डिस्टर्ब एरिया का जो मैक्सिमम स्टेटस है 3 साल तक रहेगा। और गवर्नमेंट का कहना है कि इस लॉ का एम है सोशल हार्मनी और डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करना। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे 204 ऑफ 238 इंडियन सिटीज़ डिड नॉट मीट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स CREA। तो यहाँ विंटर 2025 टू 2026 के बीच में आउट ऑफ 238 सिटीज़ ओनली 204 सिटीज़ में PM 2.5 का जो पॉल्यूशन लेवल है नेशनल स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है इतने सिटीज़ में। और फिनलैंड बेस्ड जो रिसर्च ग्रुप है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसने बताया कि यहाँ पर गाज़ियाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी रहा, जहाँ पर PM 2.5 का लेवल 172 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था। इसके बाद नोएडा है 166 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, फिर दिल्ली है 163। और टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज़ में ज़्यादातर बेसिकली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सिटीज़ शामिल थे। तो PM 2.5 बेसिकली बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लंग्स और ब्लड स्ट्रीम्स में घुसकर जो रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं। ये एनालिसिस बेसिकली अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच की है। कोई भी सिटी यहाँ पर WHO का जो स्टैंडर्ड है 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वो अचीव नहीं कर पाया। वहीं पर चामराजानगर जो कर्नाटका का है सबसे क्लीन सिटी रहा, जहाँ पर PM लेवल यहाँ पर 19 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब रिकॉर्ड किया गया। और जो टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटी रिकॉर्ड हुए हैं उसमें से 8 सिटीज़ कर्नाटका के, 1 MP से और 1 मेघालय से रिकॉर्ड हुआ है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे महाराष्ट्र बजट अनाउंसेस लोन वेवर ऑफ 2 लाख टू फार्मर्स। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने 2026-2027 का 7.69 लाख करोड़ का बजट स्टेट बजट प्रेजेंट किया। इसमें सबसे बड़ा अनाउंसमेंट फार्मर्स के लिए क्रॉप लोन का वेवर है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा उन किसानों के लिए जिनके लोन्स 30 सितंबर 2025 तक ओवरड्यू हैं। तो इस स्कीम से यहाँ पर 28 टू 30 लाख फार्मर्स को जो है फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो भी फार्मर्स रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं अपने लोन का, उन्हें 50,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कौन सी स्कीम के अंडर, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफ़ी योजना। और बजट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने का भी प्लान है, जिसका टारगेट है $55 बिलियन से $500 बिलियन की एग्रीकल्चरल GDP बनाना बाई 2047। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे कर्नाटका टू फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। तो यहाँ कर्नाटका CM सिद्धारमैया ने बेसिकली असेंबली में 2026 और 2027 का 4.48 लाख करोड़ का बजट प्रेजेंट किया, जिसका एम बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को बूस्ट करना है। तो बजट में यहाँ पर हुबाली धारवाड़ में स्किल ट्रेनिंग एकेडमी, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और 1368 करोड़ का स्किल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर, एजुकेशन, गवर्नेंस और स्टार्टअप्स में इंटीग्रेट करने पर स्पेशल फोकस दिया गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया मस्ट आस्क US व्हाई इट इज़ टारगेटिंग आवर शिप्स सेज ईरान। तो यहाँ पर रायसीना डायलॉग के दौरान ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इंडिया को यूनाइटेड स्टेट से पूछना चाहिए कि वो इंडियन ओशियन में ईरानियन शिप्स को टारगेट क्यों कर रहा है। उनका स्टेटमेंट उस इंसिडेंट के बाद आया जिसमें कि एक US सबमरीन ने श्रीलंका के पास ईरान का एक नेवल शिप जिसका नाम IRIS देना है उसको डुबा दिया, सिंक कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ईरान इंडियन शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं रोक रहा है। उनके मुताबिक रीजन में टेंशन्स का असली सोर्स यहाँ पर US की मिलिट्री एक्शंस हैं। और उन्होंने US इजराइल का ईरान पर जो अटैक है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये वॉर झूठ पर बेस्ड है और वेस्ट एशिया में ग्रेट इजराइल इस्टेब्लिश करने की सोच से ड्रिवन है। तो ईरान ने डिप्लोमेसी को यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताया है और कहा है कि इवेंचुअली डायलॉग से ही वॉर को ख़त्म किया जा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से US और इजराइल के एक्शंस को कंडेम करने की भी अपील की है। तो यहाँ रायसीना डायलॉग में ही बेसिकली यहाँ पर फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, उन्होंने
कहा कि वेस्ट एशिया का वॉर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होने से रोकना बहुत ज़रूरी है। तो स्टब ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रीजनल वॉर की फॉर्म में बढ़ रहे हैं, जैसे कि इसराइल पैलेस्टीन हो गया, यूएस और इसराइल वर्सेस ईरान। उनका कहना है कि सभी कंट्रीज़ को सिचुएशन को डी एस्केलेट करना और वॉर को कंटेन करने पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप लार्जली अमेरिका के साथ खड़ा रहा है, लेकिन उनके मुताबिक यूएस और जो इसराइल हैं उनके ईरान पर जो स्ट्राइक्स हैं वो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क के बाहर भी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने वार्न किया कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है बंद होता है तो ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग में स्टब ने कहा कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ को पीस टॉक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया दोनों साइड से बात करता है। उन्होंने इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को भी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी बताया। तो स्टब ने बेसिकली यहाँ पर और भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात की और कहा कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए, ताकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है वो 2026 की रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया डिनाइज असिस्टिंग यूएस नेवी इन अटैक ऑन ईरान शिप आईआरएस देना। तो इंडिया ने उन रिपोर्ट्स को स्ट्रांगली डिनाई किया है जिनमें कहा जा रहा था कि इंडिया ने श्रीलंका के पास जो यूएस का ईरान नेवल शिप है जिसका नाम IRIS देना है उसको टारगेट करने में हेल्प की। तो IRIS देना बेसिकली 4 मार्च को एक यूएस नेवी सबमरीन ने श्रीलंका के कोस्ट पर इससे इंटरनेशनल वाटर्स में सिंक कर दिया, जो कि एक ईरानियन शिप था। ये शिप इंडिया के द्वारा जो होस्ट किया गया मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मिलन, उसमें विशाखापट्टनम में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस जा रहा था। तो ऑफिशियल्स ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया ने यूएस को किसी भी तरह का मिलिट्री या लॉजिस्टिकल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया और ना ही वॉशिंगटन ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट भेजी। तो इंडिया और जो यूएस के बीच 2016 का लिमोवा एग्रीमेंट है लॉजिस्टिकल असिस्टेंस के लिए, जो कि रीफ्यूलिंग और सप्लाईज जैसे सपोर्ट को अलाउ करता है यूएस के लिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता और हर रिक्वेस्ट यहाँ पर केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होता है। इसी तरह 2018 का एक कॉमकासा एग्रीमेंट भी यहाँ पर सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग के लिए है इंडिया और यूएस के बीच में। तो गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया कि ये एग्रीमेंट्स इंडिया को यूएस के मिलिट्री ऑपरेशंस में इंक्लूड नहीं करते और इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा वो नहीं है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट विल यूज़ एवरी पॉलिसी टूल टू हेल्प एक्सपोर्टर्स डील विद क्राइसिस सेज गोयल। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया में पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट देने का एश्योरेंस दिया है। तो और इस सिचुएशन को मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट ने इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप भी बना दिया है जो डेली बेसिस पर डेवलपमेंट्स को रिव्यू करेगा। और वॉर की वजह से यहाँ पर शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में काफ़ी डिसरप्शंस आ रहे हैं। कई शिपिंग कंपनीज यहाँ पर वॉर रिस्क का सरचार्ज लगा रही हैं, जो कि $4,000 पर 40 फीट कंटेनर तक पहुँच गया है। और कुछ शिप्स यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स में अटके हुए हैं, जिससे फ्रीट चार्जेस और इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे यूएस अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल इज़ ह्यूमिलिएटिंग फॉर सॉवरेनिटी कांग्रेस। तो यहाँ पर ऑपोजिशन ने बेसिकली मोदी गवर्नमेंट पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का ये कहना है कि अमेरिका ने इंडिया को 30 दिन के लिए रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दी है, ये कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए डीपली ह्यूमिलिएटिंग है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लैंग्वेज आमतौर पर जो सैंक्शन कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होती है, ना कि इंडिया जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के लिए। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि यूएस डिसाइड करेगा कि इंडिया किस कंट्री से ऑयल खरीदेगा। तो अपोजिशन ने डिमांड की है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर पार्लियामेंट में डिटेल डिस्कशन इस चीज़ पर कराया जाए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे फोकस ऑन हाई वैल्यू क्रॉप्स मोदी टेल्स फार्मर्स। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वेबिनार में कहा कि एग्री एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और एग्री टेक और एक्सपोर्ट्स में भी इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। उन्होंने फार्मर्स से अपील की कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और हाई वैल्यू क्रॉप्स पर भी फोकस करें। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे अनुज अग्निहोत्री टॉप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाई। तो यहाँ पर यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो 2025 है उसका फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें अनुज अग्निहोत्री जी ने बेसिकली ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट मेडिकल साइंस था। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर राजेश्वरी सुवे हैं और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आकांश दुल हैं। जो नेक्स्ट है यहाँ पे F1 कैन मीट क्लाइमेट टारगेट्स विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द थ्रिल। तो यहाँ पर फार्मूला 1 जो रेसिंग है अभी अपने गोल्डन पीरियड में है, तो इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर हो गया है। ये रेस अटेंडेंस, टीवी व्यूवरशिप, टीम की अर्निंग और टीम की वैल्यूएशन
सब रिकॉर्ड लेवल पर हैं। 2025 सेशन में भी काफ़ी एक्साइटिंग रहा। और अभी क्या है कि 2026 का जो F1 है उसमें एक बड़ा चेंज ला रहा है F1, जो कि स्पोर्ट्स के फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ फर्स्ट बोलते हैं क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। तो यहाँ पर F1 पर क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि कार्स बहुत फ्यूल कंज्यूम करती हैं और रेसेस वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में होती हैं, और ट्रैवल्स और लॉजिस्टिक्स से कार्बन एमिशंस भी बढ़ते हैं। तो इसलिए 2019 में F1 ने गोल अनाउंस किया था कि 2030 तक नेट कार्बन ज़ीरो बनेगा। फिर जो सेकंड है यहाँ पे 2026 में न्यू इंजन रूल्स, यानी कि F1 के जो गवर्निंग बॉडी है FIA, उसने 2026 के लिए न्यू इंजन फार्मूला इंट्रोड्यूस किया है। इसमें 50% इंटरनल कंबशन इंजन और 50% इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब कि हाइब्रिड सिस्टम और रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ यहाँ पर सस्टेनेबल फ्यूल का यूज़ है। सस्टेनेबल फ्यूल क्या होता है? ये फ्यूल बेसिकली क्रूड ऑयल से नहीं बनेगा। इसका सोर्स बेसिकली यहाँ पर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, म्युनिसिपल वेस्ट और नॉन फूड बायोमास रहेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोटर की बैटरी को चेंज करने के लिए ब्रेकिंग के टाइम जो एनर्जी वेस्ट होती है ब्रेकिंग के टाइम, उसे कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ का भी इंटरेस्ट है कि नए रूल्स के बाद बड़े जो कंपनीज़ F1 में वापस आ रहे हैं। ये कंपनीज़ रेसिंग टेक्नोलॉजी को फ्यूचर कार्स में यूज़ करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर्स की कंसर्न क्या है कि प्री सीज़न जो टेस्टिंग के बाद ड्राइवर्स ने कुछ कंसर्न्स बताए। कार में एनर्जी लिमिटेशन फील हो रही है। ड्राइवर्स हर टाइम कार को फ्यूल जो फुल लिमिट पर पुश नहीं कर पा रहे, तो इससे रेसिंग का जो एक्साइटमेंट है इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगर F1 सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव कर लेता है और एक्साइटिंग रेसिंग भी मेंटेन करता है, तो ये एक्सपीरियंस यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर न्यू रूल्स से रेसिंग बोरिंग हो गई, तो स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट और एंटरटेनमेंट है वैल्यू को रिस्क हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर डायरेक्ट्स रिफाइनर्स टू मैक्सिमाइज LPG प्रोडक्शन। तो यहाँ पर सेंटर ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का यूज़ करते हुए ऑयल रिफाइनर्स को ऑर्डर दिया है कि वो लिक्विफाइड LPG प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दे। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि रिफाइनर्स के पास आने वाले जो प्रोपेन और ब्यूटेन गैसेज हैं उसका मैक्सिमम यूज़ करके LPG बनाएं, और इससे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL को सप्लाई करें। तो इस LPG को सिर्फ डोमेस्टिक कुकिंग गैस कंज्यूमर्स के लिए यूज़ किया जाएगा और पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि इंडिया का लगभग 60% जो LPG है इंपोर्ट होता है, जो मेनली पर्शियन गल्फ से आता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से इंपोर्ट्स इफेक्ट हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे मर्चेंट शिप्स स्ट्रैंडेड नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। वेस्ट एशिया में जो बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास शिपिंग क्राइसिस बढ़ गया है। कई मर्चेंट शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए हैं और अब तक 9 शिप्स पर अटैक हो चुका है, जिसमें कि सोनागल, नामीबे और स्काईलाइट जैसे वेसल्स शामिल हैं। स्काईलाइट पर ज़्यादातर इंडियन क्रू था। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी का प्रीमियम जो है वो बढ़ गया है, और अब शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त 1 से 3% तक जो है इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ सकता है, जो पहले के मुकाबले 10 से 15 गुना ज़्यादा है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली वर्ल्ड के लगभग 20% यहाँ से ऑयल और गैस सप्लाईज गुजरती हैं, और अब तक यहाँ पर 600 से ज़्यादा शिप्स फंस चुके हैं, जिसमें कि 250 ऑयल और गैस टैंकर्स हैं, और कुछ इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स भी इसमें शामिल हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया हैज़ इनफ फर्टिलाइज़र स्टॉक्स फॉर खारिफ सेल सेंटर। तो इस वॉर की वजह से ग्लोबल ट्रेड और गैस सप्लाई में डिसरप्शंस के बीच खारिफ सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र्स की अवेलेबिलिटी को लेकर कंसर्न बढ़ गया है। तो इस पर सेंटर ने फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को एश्योरेंस दिया है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए नेचुरल गैस सप्लाई नेशनल प्रायोरिटी रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेचुरल गैस सप्लाई में यहाँ पर 40 से 60% तक की गिरावट देखी गई है, जो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। तो अब फर्टिलाइज़र का जो रिज़र्व है यहाँ पर 177.31 लाख मेट्रिक टन तक पहुँच गया है, जो पिछले साल से 36.5% यहाँ पर ज़्यादा है, और इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट और NPK जैसे फर्टिलाइज़र्स के स्टॉक में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हुआ है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रम्प डिमांड सरेंडर IRGC वॉन्स ऑफ लॉन्ग वॉर। तो वेस्ट एशिया में जो US इजराइल वर्सेस ईरान के बीच जो टेंशंस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ कोई भी डील तभी पॉसिबल है जब ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे, और इसके जवाब में ईरान के लीडर्स ने क्लियर किया कि वो लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपेयर्ड हैं। वो अपनी जो सॉवरनिटी है उसको डिफेंड करेंगे। वॉर के 7th डे तक US और इजराइल ने ईरान पर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है।
और इजराइल ने ईरान पर नियर कंप्लीट एयर सुपीरियॉरिटी का क्लेम किया है। तो ईरान ने भी रिटेलिएशन में मिसाइल्स और ड्रोन्स से अटैक किए, और यूएई, जॉर्डन और बहरीन में यूएस लिंक जो टारगेट्स हैं बेसिस पर अटैक स्ट्राइक्स का क्लेम किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत न्यू मिसाइल्स डिप्लॉय किए और वार्निंग दी कि वॉर अभी और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।